मटन बेचने वाली सास बहू। चारों तरफ मातम का माहौल बना होता है। सभी सफेद कपड़े पहनकर अपनी आंखों से आंसू टपका रहे होते हैं। सभी के बीच में एक बहुत बूढ़े आदमी की लाश पड़ी होती है, जिसके पास एक औरत अपनी बहू के साथ बैठकर रो रही थी। हाय अल्लाह, ये तूने मेरे साथ क्या किया? तूने तो मुझसे मेरा शौहर ही छीन लिया। अरे मुझे भी मेरे शौहर के साथ बुला लेता अपने पास। आप ऐसा क्यों कह रही हो? अब्बा जान हमें छोड़कर चले गए हैं, अब आप हमें छोड़ने की बात कर रही हो? अरे बहू देख, तेरे अब्बा जान मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। अब मैं इनके बिना कैसे अपनी जिंदगी गुजारूंगी? ऊपर से मेरा बेटा भी अपने अब्बू के जनाजे में नहीं आया। हाय अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? तभी सलीमा का बेटा अब्दुल अपने अब्बू के जनाजे में पहुंच जाता है, जिसे देखते ही सलीमा रोने लगती है। अब्दुल, तू आ गया। देख, तेरे अब्बू हमें छोड़कर चले गए हैं और ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने ही अपने अब्बू को मारा है। सलीमा सदमे में पहुंच जाती है, जिसके बाद अब्दुल अपनी माँ सलीमा को गले से लगाता है और उनसे कहता है, माँ हौसला रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब्दुल अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने अब्बू का जनाजा उठाकर ले जाने लगता है। ये सब देखकर सलीमा और उसकी बहू बहुत ही बुरी तरह रोने लगती है। अब्दुल के अब्बू की मौत कैसे हुई और क्यों हुई? आखिर उसकी अम्मी और उसके अब्बू की मौत का कारण उसे क्यों बताती है? आखिर क्यों अब्दुल अपनी अम्मी और अपनी बेगम को छोड़कर विदेश में रहता था? आइए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बेटा, तेरे अब्बू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है। वो मटन बेचने का काम तो करते हैं, लेकिन उसमें हमारा गुजारा नहीं हो पाता। कुछ पैसे भिजवा दो ताकि हम उनकी दवाई ले सके। अम्मी जान, अब मैं हर महीने इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा? लेकिन बेटा, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? आखिर तेरे अब्बू हैं, उन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? ठीक है अम्मी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इतना कहकर अब्दुल फोन काट देता है, जिसके बाद सलीमा रोते हुए अपने शौहर हामिद के पास जाती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं दवाइयों का बंदोबस्त करती हूँ। अरे रुक जाओ सलीमा, तुमने अब्दुल के पास फोन किया था? उसने तुम्हें क्या कहा? वो पैसों का बंदोबस्त कर रहा है। आप चिंता मत करिए, आपको कुछ नहीं होगा। तुम्हारा बेटा नहीं आएगा सलीमा, नहीं आएगा वो। हामिद सलीमा का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, अरे सलीमा, हमारी बहू कहाँ है? उसे भी बुला लो, मुझे तुम दोनों से कुछ गुफ्तगू करनी है। सकीना तो इस वक्त बकरी चराने के लिए गई है। आपको तो पता है सकीना बकरियों से कितना प्यार करती है। हाँ, बहुत प्यारी है मेरी बहू शकीना। मैं तुमसे जाने से पहले ये कहना चाहता था कि मेरे रुखसत के समय मेरे बेटे को मत बुलाना, और मेरे जाने के बाद तुम दोनों मटन बेचने का काम शुरू करके अपनी जिंदगी का गुजारा कर लेना। लेकिन हम दोनों ये सब कैसे कर सकते हैं? आज से तुम ये काम करना शुरू कर दो। मेरा दिल कहता है शकीना, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। उसी वक्त शकीना वापस आ जाती है और अपने अब्बा जान और अम्मी जान की सभी बातें सुन लेती है। अब्बा जान, आप चिंता ना करें। मेरे गांव में मेरे अब्बू जब भी मटन बेचा करते थे तो मैं उनकी मदद किया करती थी। मैं ये काम आराम से कर लूंगी और इस काम के साथ मैं आपकी बीमारी का इलाज भी करवा लूंगी। मेरी रुखसती का समय आ गया है। पता नहीं कितने दिनों का मेहमान हूँ। अब तुम दोनों को अपनी जिंदगी खुद संभालनी होगी। हामिद की ये बात दोनों को अंदर ही अंदर खाने लगती है, जिसके बाद अगले दिन से शकीना अपनी अम्मी जान के साथ मिलकर मटन बेचने का काम शुरू कर देती है। देखते ही देखते सभी लोग उसके पास आते हैं और मटन लेकर जाने लगते हैं। आओ भाईजान आओ, हमारी दुकान से फ्रेश मटन लेकर जाओ। ऐसा मटन कभी नहीं खाया होगा, बिल्कुल तंदुरुस्त बकरी का मटन है ये। सकीना, मुझे यहाँ पर मटन बेचते हुए बहुत शर्म आ रही है।
मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि हम ये काम कर भी पाएंगे या नहीं। चारों तरफ देखो कसाई ही कसाई है। इन मुर्दों के बीच हम औरतों का होना हमारे धर्म को शोभा नहीं देता। जब पेट रात के समय बुरी तरह दर्द करने लगता है और तुम्हारा कुछ खाने का मन करता है, तो वहां से एक ही आवाज आती है, इंसान का कोई धर्म नहीं, वो हर काम कर सकता है और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अपने अंदर की शर्म को बाहर निकाल दो अम्मी जान, अगर जीना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। शकीना की बात सुनते ही सलीमा के अंदर जोश आ जाता है, जिसके बाद वो शकीना के साथ मिलकर काम शुरू करने लगती है। पहले दिन वो अच्छा खासा कमा लेती है। जैसे ही वो दोनों अपनी पहली कमाई लेकर घर पहुंचते हैं, हामिद रुखसत हो चुका होता है। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? ऐसे नहीं हो सकता। तुम्हारे अब्बा जान मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इन्हें कहो ये उठेंगे, ये अभी उठेंगे। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। आप जानते हो, आपके अलावा हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अब्दुल भी विदेश में रहते हैं। अगर आपने हमारा साथ छोड़ दिया तो हमारा क्या हाल होगा? अब्बा जान, उठो उठो अब्बा जान। शकीना और सलीमा दोनों बहुत बुरी तरह रोने लगती हैं। तभी शकीना तुरंत अब्दुल को फोन मिलाती है और अपने अब्बा जान के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद अब्दुल फौरन फ्लाइट पकड़कर वापस अपने घर लौट आता है, जिसके बाद उसे बहुत अफसोस होता है। अब्बू के जाने का मुझे बहुत गम है। मैं नहीं जानता था कि मेरी नामौजूदगी में अब्बू जान मुझे छोड़कर चले जाएंगे। अम्मी जान मुझे माफ कर दो। अब मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद अब्दुल अपना बिजनेस अपने घर से ही करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ शकीना और सलीमा दोनों मटन बेचने का काम करती हैं। एक दिन अब्दुल शकीना से कहता है, अरे शकीना, ये तुम क्या कसाईयों के बीच में मटन बेचने का काम करती हो? ये सब मुझे पसंद नहीं। कल से तुम मटन बेचने का काम नहीं करोगी। लेकिन बेटा, इसमें बुराई क्या है? माँ, जब मैं कमा रहा हूँ तो आप दोनों को कसाईयों के बीच में ये काम करने की क्या जरूरत है? मैं आप दोनों का ख्याल रख सकता हूँ, मुझ पर भरोसा रखिए। अब्दुल की बात सुनकर सलीमा को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद वो शकीना से कहती है, अरे बहू, अब्दुल सही कहता है। जब वो कमा रहा है तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब तुम अपनी प्यारी बकरियों को आराम से चरा सकती हो। उस दिन के बाद से शकीना अपनी बकरियों को चराने लगती है और उन्हें बहुत प्यार से रखती है। जैसे ही शाम को शकीना बकरियों को चराने के बाद वापस आती है, वो सबसे पहले हाथ मुंह धोकर अपने मियाँ हामिद के कमरे में जाती है। हामिद सिर पकड़कर बैठा होता है, जिसे देखकर शकीना उससे कहती है, खुदा खैरियत रखे, आप इतने परेशान क्यों हैं? कोई बात हो गई है क्या? तभी हामिद रोने लगता है और रोते हुए कहता है, मैं बर्बाद हो गया शकीना, मैं बर्बाद हो गया। मेरे करोड़ों का कारोबार खराब हो गया, बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। हामिद की बात सुनकर शकीना उसे हौसला देते हुए उससे कहती है, देखिए, अब्बा जान ने जाने से पहले अम्मी जान से और मुझसे ये कहा था कि कभी भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आज आपको इतना बड़ा घाटा हुआ है तो एक दिन अल्लाह हमें उतना ही अच्छा मुनाफा भी करवाएगा। इसीलिए हमें छोटे से शुरू करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, हम मटन बेचने का काम दोबारा शुरू कर देंगे। हाँ शकीना, तुमने सही कहा। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आज मुझे ये बात समझ आ गई है। उस दिन के बाद से शकीना अपने शौहर हामिद के साथ मिलकर मटन बेचने का काम शुरू कर देती है। पूरे गांव में सबसे अच्छा और ताजा मटन हामिद और शकीना की दुकान पर ही मिलता है, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग उनकी दुकान से ही मटन खरीदते हैं। देखते ही देखते हामिद और शकीना अपना मटन बेचने का कारोबार बढ़ाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो अच्छा खासा कमा लेते हैं। अब उनकी जिंदगी में कोई मसले नहीं होते और वो एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। क्लास के सारे बच्चे चीकू के इर्द गिर्द घेरा बनाकर उसे परेशान कर रहे थे।
जाने इस काले कलुए के माँ बाप ने क्या सोचकर इसका नाम चीकू रखा है। इसका नाम तो इसके भादे काले रंग के जैसा होना चाहिए था, क्यों बंटी? इस मदारी के काले लंगूर पर तो एक ही नाम जचता है, काला लंगूर। सभी बच्चे चीकू के काले रंग के चलते उसका खूब मजाक बनाते हैं, जिसे देख चीकू रोते हुए कहता है, तुम लोगों को मेरी काले रंग की खिल्ली उड़ाकर क्या हासिल होता है? बस बहुत हो गया, आज मैं टीचर जी से तुम सबकी शिकायत करूंगा। चीकू रोते बिलखते हुए कक्षा से बाहर की ओर भागता है। तभी उसकी टक्कर स्कूल की टीचर सुनैना से होती है। टीचर जी, कक्षा के सारे विद्यार्थी मेरे काले रंग का मजाक बनाते हैं। उनकी ये मजाक? चलो अभी उन बदमाशों को सबक सिखाती हूँ। क्या बदतमीजी है ये? तुम सबने बेचारे काले चीकू को थोड़ा सा परेशान करके छोड़ दिया। हाँ ले ले ले, एक यही तो है हमारे इस हाई स्कूल का इकलौता काला हीरा, जो मेरे गोरे हीरे जैसे स्टूडेंट से एकदम हटकर है। मैडम, कहो तो इस ब्लैक टी को ग्रुप एडमिन बना दें। शिक्षक की बातें सुनकर सभी बच्चे जोर से हंस पड़ते हैं। सुनैना जोर से चीकू का कान मलते हुए कहती है, क्यों रे फटीचर, काले बादशाह, अपनी औकात से बाहर इस स्कूल में दाखिला क्या मिल गया? तू तो काले कौवे से भी ऊंची उड़ान भरने लगा है। आज तुझे मजा चखाती हूँ। अत्याचारी सुनैना कटीली छड़ी से नन्हे भोले चीकू को खूब मारती है। ये स्कूल सिर्फ गोरे स्टूडेंट्स की खातिर बना है, क्योंकि उनका दिमाग भी गोरे रंग के जैसा साफ है। तुम काले कलूटे स्टूडेंट्स का ना तो कोई शक्ल है और ना ही अक्ल। इतनी ज्यादतियों के बावजूद भी सुनैना का मन नहीं भरने पर वो चीकू को मुर्गा बनाकर कहती है, आज सारा दिन जब मुर्गा बनेगा तो तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी, काली चाय कहीं का। आइए रुख करते हैं मिर्जापुर गांव का। उस गांव में ज्योत्सना माधवी नाम की सास बहू की जोड़ी रहती थी। वीनू ज्योत्सना का बेटा था। माँ जी, हमारा वीनू कितनी जल्दी बड़ा हो गया ना, अब इसका स्कूल में दाखिला करवा देना ही भला है। ईश्वर की दया से अर्जी दी है, बस एक दिन में उसका दाखिला हाई स्कूल में हो जाए। ज्योत्सना के बेटे का रंग भी काला था, मगर ज्योत्सना ने उसे इस कदर नाजों से पाला पोसा कि अब तक इस बात का वीनू को कोई एहसास ही नहीं हुआ था। ऐसे में देखना यह है कि विद्यालय में क्या होने वाला है। अम्मा, आप मुझे इतने सवेरे सजा क्यों रही हैं? वीनू बेटे, आज से तुझको अम्मा से पूरे 6 घंटे दूर रहना होगा। तुझे आज से विद्यालय जाना होगा। वीनू को उस बड़े स्कूल में दाखिला मिल जाता है और वो बस्ता लटकाए स्कूल चल पड़ता है। आज उसका विद्यालय में पहला दिन था। चलो चले, स्कूल चले हम। वो जैसे ही कक्षा में घुसता है, शरारती बच्चा बंटी उसके चेहरे पर स्याही फेंक देता है। नो नो नो, मुझे माफ करना। बदकिस्मती से मेरी कलम की स्याही, काली स्याही तुम्हारे काले चेहरे पर पड़ गई। बंटी देख तो, तेरे कलम की स्याही कैसे इसके अमावस के चेहरे पर एकदम घुल मिल गई। मेरा नाम वीनू कृष्णमूर्ति अय्यर है। तेरा नाम जो कुछ भी हो, मगर हमारी खातिर तू हमारे विद्यालय पर लगा काला धब्बा है। उसी पल कक्षा में टीचर सुनैना आती है और वीनू की ओर देखकर नाक सिकोड़ते हुए कहती है, सवेरे सवेरे किस काले कमले स्टूडेंट्स की सूरत देख ली, पूरा दिन खराब हो गया मेरा। जैसे ही वीनू बेंच पर बैठने की कोशिश करती है, सुनैना बेंच को सरका देती है और वीनू मुंह के बल जमीन पर ढब से गिर पड़ता है। अयो अम्मा। सुनो अमावस की चांद, खबरदार जो तूने किसी भी बेंच पर बैठने की कोशिश की तो तेरी काली चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। तुम जैसे मैले कुचले गरीब स्टूडेंट्स मुंह उठाकर विद्यालय में प्रवेश पा लेते हैं, यही बहुत है। काले और गोरे स्टूडेंट्स में भेदभाव का एहसास उस रोज वीनू को पहली दफा महसूस हुआ था। वो फूट फूट कर रोते हुए कहता है, मैं मेरी माँ का राजकुमार हूँ। माँ कहती है इंसान का दिल से आकर्षक होना चाहिए। आप बुरी हैं, हम बच्चों में भेदभाव कायम करती हैं। ये सुनकर टीचर सुनैना गुस्से से बेकाबू होकर वीनू को प्रताड़ित करती है और उसे कड़कती धूप में स्कूल के मैदान में मुर्गा बनाकर छोड़ देती है। रूप नहीं है तो इतना गुमान है। अरे तू तो मेरे गोरे स्टूडेंट्स के पैरों की धूल में लगने बराबर भी नहीं है। वैसे भी इस धूप में खड़े रहने से तेरा काला रंग जरा और काला हो जाएगा। अब प्रतिदिन सुनैना भोले भाले नन्हे स्टूडेंट्स के बीच काले और गोरे का भेदभाव की खाई को और गहरी करती जा रही थी। स्कूल के सभी गोरे स्टूडेंट्स न सिर्फ वीनू के आगे अपनी अमीरी की धौंस झाड़ते, साथ ही उसके काले रंग के चलते न तो उसे स्कूल के विद्यालय का नल छूने देते, न बेंच पर बैठने देते।
इस तरह वो सब मिलकर वीनू और काले बच्चों की रैगिंग किया करते थे। अब इस भेदभाव ने नन्हे वीनू के मन में एक बड़ा घर कर लिया था। अब वीनू खोया हुआ सा रहने लगा था। ये बात उसकी माँ ज्योत्सना को खटकने लगी थी। फिर एक रोज वो गांव के चौराहे पर चीकू की माँ बबली से टकराती है। अरे ज्योत्सना, अच्छा वो बबली जो तुम मुझे यहीं मिल गई। तुम्हारा बेटा चीकू वीनू के विद्यालय में ही पढ़ता है ना? अरे वो विद्यालय के नाम पर नरक का द्वार है, जहाँ की मुख्य प्रिंसिपल हम जैसे गरीबों के बच्चों से रंग भेदभाव करती है। अगर बच्चा गोरा हुआ तो गनीमत, मगर बदकिस्मती से बच्चे का रंग काला हुआ तो उस स्टूडेंट का जीवन अंधेरों में घिर जाता है। ज्योत्सना सच से वाकिफ हो चुकी थी। उसने वीनू के मुंह से सारा वृतांत जानकर शिक्षा मंत्री को अर्जी डाली, जिसके बाद तुरंत उसके कंप्लेंट दर्ज की गई और अगले सवेरे वो पुलिस के साथ स्कूल में आधम की, जहां सुनैना कुछ काले बच्चों को कतार में खड़ा करके उन्हें प्रताड़ित कर रही थी। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ मिस सुनैना, यू आर अंडर अरेस्ट। दिमाग खराब हो गया है? शायद आपको खबर नहीं, मैं इस हाई स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आपकी ईंट से ईंट बजा कर रख सकती हूँ। ईंट से ईंट तो तुम्हारी बजेगी। अरे जब स्कूल की बागडोर संभालने वाली प्रिंसिपल की सोच की नींव इतनी घटिया होगी तो बाकी से क्या उम्मीद। ऐसा क्या किया है मैंने? ये पूछो कि क्या नहीं किया तुमने। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। तुमने इन नन्हे भोले बाले बच्चों के मन में काले गोरे रंग की गहरी दीवार खड़ी कर डाली है। एक शिक्षित शिक्षिका होकर रंग भेद नीति को बढ़ावा दिया है। इतना ही नहीं, तुमने काले रंग के चलते कई बार स्टूडेंट्स पर अत्याचार किया है। अरे कैसी मक्कार औरत है। इंसान के केवल दो रंग होते हैं, काला और गोरा, मगर खुलकर जीने की आजादी सभी को है। तुमने बच्चों की कच्ची उम्र में उन्हें काले रंग में रंग दिया। इस कदर खटास भर दी उनके मन में कि वो जीना ही भूल गए। झूठ बोल रही है। सरासर मुझे फंसाने की साजिश है इनकी। अगर झूठे हम हैं तो जुबान तुम्हारी क्यों लड़खड़ा रही है? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बच्चों मेरी ओर देखो और पुलिस अंकल को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। हमारी काले रंग के चलते मिस हमसे भेदभाव करती हैं, हमसे कटी रहती हैं, हमें जमीन पर बिठाती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हमें सख्त चेतावनी दी है कि हम स्कूल के नल से पानी नहीं पी सकते। कोई भी हमसे बात नहीं करता क्योंकि हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि भगवान ने हमें काला बनाया है। मैम कभी काम का बहाना बनाकर हमको मारती हैं तो कभी लेट का बहाना बनाकर अपना गुस्सा निकालती हैं। सभी हमसे ऐसे दूर भागते हैं जैसे हम अछूत हों। पुलिस उसी क्षण सुनैना को हथकड़ी लगाकर सलाखों के पीछे डाल देती है और कोर्ट द्वारा न सिर्फ उसे प्रिंसिपल के पद से हटाया जाता है बल्कि उसे कई साल जेल में रहकर काटना पड़ता है, जिसके साथ काले गोरे रंग का यह भेदभाव जड़ से मिट जाता है। अमीर और गरीब का खाना। विक्रम देर रात अपने दफ्तर से जैसे ही घर में दस्तक देता है, उसके दोनों बच्चे टेबल बजाकर कहते हैं, डैडी आ गए, डैडी आ गए। डैडी बहुत दिन हो गए, मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने का बड़ा मन है। डैडी आ गए, डैडी आ गए। डैडी बहुत दिन हो गए, मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने का बड़ा मन है। आज नहीं बेटे, फिर कभी। आज डैडी बहुत थक गए हैं। विक्रम अगर बच्चों का मन है तो ले चलो ना उन्हें। और जो इतना सारा खाना बनाया है उसका क्या होगा? देखो बच्चों, प्रतिदिन बाहर के खाने से पेट भरना ठीक नहीं है। ज्यादा जंक फूड का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, समझे? विक्रम तुम भी ना। अरे अगर एक दिन बच्चे बाहर का खाना खा लेंगे तो ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी? तुम बिजनेसमैन के लिए इतने से खाने की बर्बादी कोई बड़ी बात नहीं। और फिर हमें किस चीज की कमी घटी है जो तुम इतना सोच रहे हो? मान्यता शायद तुम्हारी इसी सोच से हमारे दोनों बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। घर का बना खाना इन्हें फीका जान पड़ता है। एक काम करो, ये सारा खाना टिफिन में भर लो, इससे किसी गरीब की भूख मिट जाएगी। विक्रम मान्यता और दोनों बच्चों की जिद के आगे घुटने टेक देता है। तीनों कार में सवार होकर डिनर के लिए बड़े से 5 सितारा होटल में चले जाते हैं। रास्ते में विक्रम अपनी गाड़ी एक मंदिर के बाहर रोकता है, जहाँ एक अपाहिज भिखारी अपनी चरखी पर बैठा भीख मांग रहा था। विक्रम उसे देखकर गाड़ी रोकता है। अरे दे दाता के नाम, तुझको अल्लाह रखे। अरे तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। सुनो भाई, ये खाना एकदम ताज़ा है, इसे तुम रखो। बड़ी मेहरबानी साहब, इस खाने से मेरे दोनों भूखे बच्चों की भूख मिट जाएगी। रात इतनी हो चुकी थी, अगर आज आप ना आते तो न ये खाना नसीब होता, न ही मेरे भूखे बच्चों के पेट की आग बुझ पाती।
पैरों की अपंगता ने भूख के लिए बेरोजगार से भिखारी बना दिया है मालिक। अगर अभी मैं ना आता तो क्या साहब, आज खाने की जगह पानी से ही पेट भरना पड़ता। ये हम गरीबों की खातिर आम बात है, मगर देने और दिलाने वाला तो ऊपर बैठा है। लंगड़ा बेबस भिखारी खाना लेकर घर चला आता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम फैमिली के साथ 5 स्टार होटल में आकर ऑर्डर देता है। एक चीज पिज्जा, फुल फ्रेंच फ्राइज और साथ में कोक भी ले आइए। हाँ, और जरा जल्दी कीजिए। कुछ ही पलों में टेबल पर उनका ऑर्डर किया आता है। अयांश और अव्या मजे से खाने लगते हैं। वहीं होटल के बाहर आशीष और भारती नाम के 2 गरीब भूखे भाई बहन उन्हें एक टक निहार रहे थे। इट्स सो यमी डैडी, सचमुच ये फ्रेंच फ्राइज तो एकदम टेस्टी है। अव्या, तुम्हारे फ्रेंच फ्राइज से ज्यादा टेस्टी तो मेरा पिज्जा है। अगले ही पल दोनों खाना रोक देते हैं, जिसे देख विक्रम कहता है, अरे ये क्या, आधा अधूरा खाना खाने की खातिर तुम यहाँ आने की जिद कर रहे थे? जल्दी से ये सारा खाना फिनिश करो। नो डैडी, इट्स टू हैवी। हाँ डैडी, इससे जरा भी ज्यादा हमने खाया तो हमारा पेट फट जाएगा। बस तुम भी ना विक्रम, जरा से ही खाने के लिए खामखा मेरे बच्चों पर बिगड़ रही हो। अरे इस होटल में डस्टबिन की कमी थोड़ी है। जाओ बच्चों, इसे डस्टबिन में डालाओ। अयांश और आव्या बचा खुचा खाना होटल के बाहर डस्टबिन में डाल देते हैं। तभी आशीष और भारती जैसे उस डस्टबिन में कूद पड़ते हैं और इसे खाने को निकालकर होटल के बाहर ही बैठकर खाने लगते हैं। तभी अयांश और आव्या उन्हें ऐसे खाता देख नाक भौं सिकोड़ कर कहते हैं, छी 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 छी, आव्या कितने गंदे हैं ये भूखे भिखारी। देखो कैसे हमारा झूठा खाना डस्टबिन से निकाल कर खा रहे हैं। इनके मैले कुचले कपड़े और इनका हुलिया तो देखो, जैसे सालों से नहाए ना हो। शट अप अयांश और आव्या, ये मत भूलो वो दोनों तुम्हारे ही जैसे बच्चे हैं। भूख इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। शायद खाने की कीमत का एहसास क्या होता है तुम्हें इस कारण का पता ही नहीं, क्योंकि तुम एक बिजनेसमैन बाप के बच्चे हो। इसके बाद वो चारों कार में सवार होकर घर का रुख करते हैं। तभी तेज तूफानी बरसात शुरू होती है, जिससे सारे रास्ते बंद पड़ जाते हैं। तभी वही दोनों बच्चे उन्हें रास्ते के बीचों बीच आते दिखाई देते हैं। विक्रम बाहर निकलकर कहता है, अरे बच्चों, तुम दोनों वही हो ना जो होटल के बाहर हमें मिले थे? हाँ अंकल, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल बरसात के कारण मेरी गाड़ी गड्ढे में फंस गई है और फिर आगे के रास्ते भी बंद पड़ गए हैं। अंकल, आप और आपका परिवार चाहे तो हमारे घर चल सकता है। यहाँ पास ही की बस्ती में हम भाई बहन का छोटा सा बसेरा है। क्योंकि इस सुनसान सड़क पर देर रात तक रहना मुनासिब नहीं। अक्सर यहाँ चोर उचक्के आप जैसे रईसों की ताक में रहते हैं कि कब आप जैसे लोग यहाँ से गुजरे और वो उन्हें लूट सके। चलो बच्चों। विक्रम के मुंह से हामी भरते देख मान्यता उसे रोककर खुसर फुसर करते हुए कहती है, विक्रम, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम अच्छे से जानते हो कि गरीबों की बस्ती में कितनी बदबू होती है। हमारे बच्चे रात भर कैसे एडजस्ट करेंगे वहाँ? शट अप मान्यता, तुम्हें इन बच्चों का एहसान मानना चाहिए। इन्होंने हमको पनाह देने की पहल की, जबकि हमारे बच्चों ने होटल के बाहर इनके संग कितना बुरा बर्ताव किया। विक्रम अपने परिवार समेत उन गरीब बच्चों के घर आता है और उनका पिता बिरजू कहता है, अरे बच्चों, आ गए तुम दोनों। अरे तुम तो वही भिखारी हो ना जो कुछ घंटों पहले मंदिर के बाहर मिले थे? तो क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ मालिक, मैं ही इन दोनों गरीब बच्चों का बेबस बाप हूँ। भारती जल्दी जल्दी घर समेट कर उन्हें बैठने को कहती है। विक्रम कई घंटों तक बिरजू से बातें करता है। तभी आव्या कहती है, डैडी, इनके घर में कितना डस्ट है, यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है। डैडी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। भारती बिटिया, बच्चों को खाना दे दो। भारती जल्दी से थाली में खाना निकालकर उन्हें देते हुए कहती है, लो अयांश, खाना खा लो। खाना देखकर अयांश बिगड़ा हुआ मुंह बनाकर कहता है, अरे हटाओ इसे, मुझे नहीं खाना ये फीका सा दाल चावल। ये तो देखने में ही कितना भद्दा बुरा है। हाँ, ये ले जाओ। हमारे डैडी हमारे कहने पर एक बार में ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देंगे, है ना डैडी? बिल्कुल भी नहीं। देखो बाहर कितनी भारी बारिश है, ऐसे में खाने को दूर दराज तक कुछ भी नसीब नहीं होगा। चुपचाप ये खाना खा लो। शुरुआत में तो दोनों भाई बहन उस खाने को आनाकानी करते हैं, मगर हर एक मिनट के साथ उनकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। अब 1 घंटा बीत चुका था। दोनों भूख से बिलबिलाने लगते हैं और सामने से खाने की मांग करते हैं। आशीष, खाना बचा है क्या? भूख के मारे मेरे पेट में जोरों की कबड्डी मच रही है। आशीष बचा खुचा खाना थाली में उड़ेल कर अयांश को परोसते हुए कहता है, लो दोस्त, इस अचार से खाने का फीकापन एकदम खत्म हो जाएगा।
जब भी हमारे घर में साग सब्जी के पैसे नहीं होते या जिस रोज मंदिर के भी खाने की कुछ नहीं मिलता तो हम रोटी बनाकर अचार के संग खा लेते हैं। ऐसा क्या? अयांश जैसे ही खाने का पहला कौर खाता है, उसके मुंह से खाने के बखान की बौछार बरसती है। सचमुच ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना यमी तो होटल का पिज्जा नूडल्स भी नहीं होता। ये सुनकर आव्या भी खाने पर टूट पड़ती है। दोनों को ऐसे चाव से खाते देखकर मान्यता को गरीब बच्चों की भूख और उनकी बेबसी समझ में आती है। कुछ ही देर बाद सुबह हो जाती है। भारती उनके लिए रोटियां बनाकर देते हुए कहती है, ये लीजिए साहब, मैंने इसमें रोटियां बांधी हैं, सफर में भूख मिटाने के काम आएगी। शुक्रिया बच्चों, आज तुमने मेरी आंखों पर चढ़ी अमीरी की पट्टी उतार दी। आज जाकर मुझे खाने की कीमत समझ आई है। गरीब का खाना मान्यता को खाने की कदर बयान कर देता है, जिसके बाद मान्यता और उसके बच्चे भविष्य में फिर कभी खाने की बर्बादी नहीं करते। साथ ही विक्रम बिरजू के बच्चों की देखरेख का भार उठाने लगता है। काली बहू वर्सेस गोरी सौतन। ओसारे में बैठा बिरजू खुद से बातें कर रहा था। बिरजू, तू किसी काम का नहीं। पैसे की तंगी के चलते न तू 5 साल पहले अपनी पत्नी को बचा सका, न ही अपनी बेटी सलोनी का ब्याह रचा पा रहा है। बापू, यहाँ अकेले में बैठे हुए क्या बुदबुदा रहे हैं आप? अरे अपनी बाप की बेबसी से तू बखूबी वाकिफ है बेटी। तेरी उम्र की सभी लड़कियों का ब्याह हो गया, जाने कितनी तो बाल बच्चेदार हो चुकी हैं। तेरी बदकिस्मती है बेटी जो तू गरीब के घर जन्मी है। पिताजी, आप खुद को क्यों कोसते हैं? सारा दोष तो मेरे काले भद्दे रंग रूप का है, जिसके चलते कोई भी मुझको अपनी बहू नहीं बनाना चाहता है। बिलासपुर गांव में रहने वाला बिरजू पेशे से एक लकड़हारा था, जो सलोनी के संग रहता था। सलोनी का पक्का रंग हमेशा उसकी ब्याह में सैकड़ों बाधाओं को बढ़ाता था। एक रोज लीला और रमेश उनके घर आते हैं। बिरजू अपनी हैसियत से बढ़कर उनका स्वागत सत्कार करता है। आइए विराजिए बहन जी, कोई यहाँ तक आने में कोई तकल्लुफ तो नहीं हुई? अरे रे रे, पूछिए मत। एक तो आपके गांव की कच्ची सड़कें, हमारी कार का तो सत्यानाश हो गया। अरे हाल ही में पूरे 15 लाख की ली है। सलोनी आगे आकर सभी को चाय नाश्ता परोसती है और बिरजू कहता है, बताइए बहन जी, क्या सोचा आपने? रिश्ता मंजूर है, मगर बदले में 10 लाख दहेज, 4 चक्के की गाड़ी और घर का साज सामान तो आज के दौर में सब देते ही हैं। बस यही मांग है हमारी। अरे मगर दहेज का इतना दाम मैं गरीब बाप कहाँ से बंदोबस्त करूंगा? देखो भाई साहब, आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं है। फिर अगर मैं इस काली लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी तो बदले में कुछ तो चाहूंगी, और फिर मेरा बेटा ठहरा इकलौता। बहू बनने के बाद सब कुछ आपकी बेटी का ही तो होगा। ठीक है बहन जी, मुझे शर्त मंजूर है। सलोनी के ब्याह के लिए बिरजू अपना बसेरा बेचकर कई लोगों से कर्ज लेकर बेटी के ब्याह का दाम दहेज जोड़ लेता है, मगर उस बाप के कंधे कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है सलोनी के जीवन का नया सफर। ससुराल की चौखट पर लीला बेमन से उसका स्वागत करती है। बहू अपने काले कदमों से कलश को गिराकर भीतर आ जा। दुल्हन के जोड़े में सजी सलोनी सुहाग की सेज पर बैठी रमेश के आने की राह ताक रही थी। तभी रमेश भीतर कहता है, अरे ओ काली कलूटी, मेरे बिस्तर पर बैठने की तेरी मजाल कैसे हुई? अजी ये क्या कह रहे हैं आप? अग्नि के साथ फेरे लेकर हम दोनों पति पत्नी के बंधन में बंधे हैं। बंद कर अपनी ये बकैती, अमावस की काली रात कहीं की। एक बात गौर से सुन ले, ये शादी सिर्फ मेरे लिए बोझ है। तो जैसी कुरूपा को कभी भी मेरी पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं होगा, समझी? रमेश सलोनी पर अपनी भड़ास निकालकर पांव पटकते हुए कमरे से बाहर चल देता है। सलोनी रोती बिलखती हुई कहती है, कभी सोचा ना था कि मेरा ये काला रंग मेरी शादीशुदा जिंदगी के शुरुआत के खातिर श्राप बन जाएगा। अगली सुबह रमेश सलोनी को सुनाकर कहता है, माँ, मैं शहर जा रहा हूँ, मेरे काम का तबादला हो गया है, मैं 6 महीने बाद लौटूंगा। ये कहकर रमेश शहर चला जाता है, जहाँ कंपनी में उसकी मुलाकात काया से होती है, जो उसके गोरे सुंदर रंग को देखकर रमेश उसके रूप का बखान करता है। गोरा दूधिया चेहरा, पतली कमर, तिरछी नजर, नागिन सी चाल, कौन है ये भला? नाम पूछने के लिए बात तो बढ़ानी पड़ेगी। रमेश आकर कहता है, हेलो मोहतरमा, मेरा नाम रमेश है। आज से तुम्हारी ज्वाइनिंग है, राइट रमेश? जी हाँ, आपने सही पहचाना। पहले ही दिन दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर दोस्ताना दिल्लगी में बदल जाती है। उनका प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि रमेश महीने भर के भीतर ही काया से शादी करके घर लौट आता है।
रमेश के साथ काया को देखकर सलोनी स्तब्ध रह जाती है। लौट आया मेरे लाल। रमेश बेटा, कौन है ये अप्सरा? माँ, मेरी पत्नी और आपकी बहू काया है ये सुनकर सलोनी का मन टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू की बौछार बरसने लगती है। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? आपकी पत्नी मैं हूँ। समाज के सामने आपने मेरे संग 7 फेरे लिए हैं। गुस्से में तिलमिलाकर रमेश उसे दूर फेंकते हुए कहता है, अपनी काली परछाई मुझसे और मेरी काया से दूर रखना। माँ जी, आप चुप क्यों खड़ी हैं? अरे अब इसमें मैं क्या बोलूं? अरे पति को रिझाना पत्नियों को भली भांति पता होता है। अब अगर तूने मेरे बेटे को खुश रखा होता तो क्यों लाता वो काया बहू को? माँ जी, आप भी बेटे के पक्षधारी में बोल रही हैं। धिक्कार है आप जैसी सास पर। सलोनी के स्वर सुनकर लीला उसके बाल पकड़कर उसे मारने लगती है, जिसके बाद तीनों मिलकर उस पर ताड़ने बरसते हैं। जा जाकर मर किसी गुमनाम गली में। अब यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है। जैसी चांद सी बीवी की चाहत मुझे थी, वो कमी काया ने पूरी कर दी। सलोनी के काले सूरत के चलते उसके जीवन में घोर अंधेरा छा जाता है। वह अपने पिता के पास आती है, जहाँ उसे सारा वृतांत पता चलता है। मेरे ब्याह के लिए पिताजी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। सलोनी, अब साबित कर दे कि तू अबला नहीं। सलोनी गांव में ही रहकर कुछ लोगों की मदद से वह अपनी 12वीं के बाद की पढ़ाई शुरू करती है। वह दिन भर साज श्रृंगार का सामान बेचती और जब सारा गांव शहर नींद के आगोश में होता, वह देर रात जागकर पढ़ाई करती। उसकी ये मेहनत रंग ले आई, जिससे आज वह जज के रूप में उभर कर आती है। भगवान, तूने मेरा सपना साकार कर दिया। बतौर जज बनकर आज पहली सुनवाई सुनने जा रही मुझे पर रख देना कि जज के तख्त पर बैठकर मेरे हाथों वही न्याय हो जो सही एवं सटीक हो। सलोनी काला पोश का पहरावा पहने आकर अदालत के ऊंचे तख्त पर बैठ जाती है। तभी रमेश और काया अदालत में दस्तक देते हैं। सलोनी को जज की वेशभूषा में देख तीनों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। अरे माँ, ये तो सलोनी है। आखिर ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? तो क्या जिस दंपति का आज तलाक होना निश्चित हुआ है, वो मेरी ये गोरी सौतन है? सलोनी, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं। तू ना ही किसी की बहू और ना ही ये तेरी सौतन। तू सिर्फ यहाँ की न्यायाधीश है। कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहिबा, हम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने इससे शादी रचाई। रमेश, भूलना मत, तुम ही काया के कायल हुए थे और शादी की पहल भी तुमने ही की थी। अरे जो शख्स अपनी पहली पत्नी का ना हुआ, वो मेरा क्या होगा? ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत है, आपका घर नहीं। शांति बनाए रखें। एक रिश्ते की बुनियाद सच पर टिकी होती है, मगर आप दोनों ने साथ मिलकर किसी से विश्वासघात किया। मिस्टर रमेश माथुर, पहली पत्नी के रहते आपने दूसरी शादी की, जो कि कानूनन जुर्म है। इसलिए शादी ही बेबुनियाद है तो तलाक कैसे हो सकता है? जज साहिबा, क्या सबूत है आपके पास? आप मेरे बेटे पर यूं बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकती। मिसेस लीला माथुर, सबूत आपके सामने बैठी है। तुम तीनों ने मिलकर मेरे साथ जो किया, मैं चाहूं तो अपने ओहदे का इस्तेमाल करके इसी पल छिन आप तीनों के हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां पड़वा सकती हूँ, मगर मेरे पिता की परवरिश मुझे ये करने की इजाजत नहीं देती। कोर्ट अपना फरमान सुना चुकी है, ये तलाक रद्द किया जाता है। अंत में जाते हुए सलोनी रमेश से कहती है, अब सारी उम्र ये ब्याह तुम दोनों के खातिर बंधक बना रहेगा। मिस्टर रमेश, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने जीते जी सौतन को नहीं सह सकती। सिर्फ इंसान की सूरत ही सब कुछ नहीं, उसकी सीरत भी मायने रखती है। भले मेरी सौतन गोरी और मैं काली हूं, मगर मेरी काया हिम जितनी श्वेत है, ना कि तुम तीनों जैसी कपटी। सलोनी की सच बोली सारी उम्र रमेश को कुरेदने का काम करती है। सच है साथियों, एक समय के बाद रूप का आकर्षण तो समाप्त हो जाता है, मगर व्यक्तिगत छवि अपने पीछे गहरी छाप छोड़ जाती है। अखबार बेचने वाली बहू की सफलता। खद्दर की पुरानी साड़ी पहने हुए अविका रसोई घर में बैठी आंसू बहाते हुए चूल्हा फूंक रही थी। वहीं दूसरी ओर श्याम ओसारे में बिछी खाट पर पड़ा हुआ था और अनुराधा गेहूं की सफाई कर रही थी। अविका बहू, जरा बाहर तो आना। जी माँ जी। ये ले, गेहूं फटक दिया है, इसे पिसने को मिल में दे आ। माँ जी, इन सभी गेहूं में तो खून लगे हुए हैं। अंतिम यही बचा कुचा रह गया है। जाने ये दुख की घड़ियां कब खत्म होंगी। उनका परिवार घनघोर गरीबी से जूझ रहा था। तभी नशे में धुत अनुराधा का बेटा तेजा लड़खड़ाते कदमों से घर के भीतर दस्तक देता है।
अरे झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। क्यों जी, ये पिताजी रोक के बिछौने पर पड़े हैं और तुम घर की जिम्मेदारियां संभालने की बजाय खुद ही लड़खड़ा रहे हो? शराब का इतना चस्का चढ़ गया है तुम्हें? अविका की बात सुनकर तेजा गुस्से से लाल पीला होकर उसके बाल पकड़कर कहता है, क्यों री, साली अपने पति परमेश्वर की सेवा करने की बजाय बातें सुना रही है। तेरी ये मजाल। माँ जी। गुस्से में तिलमिलाती अनुराधा दीवार पर खड़े डंडे को उठाकर तेजा पर बरस पड़ती है। अरे माँ, अरे तू इस दूसरे के घर की छोकरी के खातिर अपने लाल का खून बहाने पे तुली है। तो जैसे नकारा औलाद से तो भला मैं बे औलाद रहती। आज से इस घर में तुझ शराबी सट्टेबाज की कोई जगह नहीं है। अनुराधा अपने बेटे तेजा को घर से निकाल बाहर करती है और हर एक दिन के साथ उनके घर की हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। ऐसे में उनके खाने के भी लाले पड़ गए थे। बहू, इतनी हड़बड़ी में कहाँ चल दी? माँ जी, मैं लाज का दामन थामकर अब और नहीं बैठ सकती। मुझसे घर की ये दुर्दशा नहीं देखी जाती, इसीलिए मैं काम तलाशने जा रही हूँ। रुक जा बहू, मैं भी तेरे संग चलूंगी। दोनों सास बहू भूखे प्यासे काम की तलाश में निकल पड़ती हैं, मगर अफसोस उनके हाथ कुछ नहीं लगता। वो धीमी कदमों से सड़क पर चलने लगती हैं। तभी एक अखबार बेच रहे युवक की बुलंद आवाज उनके कानों तक पहुंचती है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, देश की अर्थव्यवस्था में छाया नया बदलाव, आज की ताजा खबर। उसी पल अविका की नजर एक अखबार के कारखाने पर पड़ती है और अगले ही पल वो कारखाने में आती है। जी कहिए। जी, हम सास बहू काम के सिलसिले में यहाँ आए हैं। अगर कोई काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी, मगर उसकी खातिर मुझे ये जानना होगा कि कितनी साक्षर हैं आप? जी, मैं इंटर तक पढ़ी लिखी हूँ, हिंदी बखूबी जानती हूँ और अंग्रेजी भी काफी हद तक समझ बूझ लेती हूँ। जी, आपकी खातिर एक वैकेंसी खाली है। साहब, मुझ बूढ़ी अनपढ़ के लिए भी यहाँ अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो बताइए। माफ कीजिएगा माता जी, ये अखबार का कारखाना है जिसमें साक्षरता दर लाजमी है, मगर हमारे बावर्ची खाने की खातिर एक चाय पानी बनाने वाली की उपलब्धि खाली है। चलेगा साहब। अविका जी, आप चाहे तो अभी से काम शुरू कर सकती हैं। दोनों सास बहू अपने अपने कामों में जुट जाती हैं। अविका कुछ ही पल में अखबार से जुड़े तमाम काम को पूरी तरह दिमाग में बैठा लेती है। दोनों देर शाम तक काम करती हैं। हाँ, वैसे काम के प्रति आप दोनों की सच्ची लगन सराहनीय है। ये लीजिए आप दोनों के पैसे। साहब, आप मुझे नौकरी से खदेड़ रहे हैं क्या, जो आज ही पैसे थमा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, आप दोनों का काम तो काबिले तारीफ, मगर आज महीने का अंतिम तारीख है, इसलिए ये एक रोज का पगार रखिए। कल कारखाने में महीने के पहले दिन से आपकी नए सिरे से शुरुआत होगी। मिले हुए पैसे से वो कुछ मात्रा में राशन इत्यादि खरीद कर घर आती है। अविका खाना बनाने लगती है और अनुराधा अपने बीमार पति से रोते हुए कहती है, सुनो जी, मुझे और बहू को एक अखबार के कारखाने में काम मिल गया है, तो कल से हमें आने में सांझ हो जाएगी। भोर को दोनों सास बहू सारा काम धाम निपटा कर समय से पहले कारखाने पहुंच जाती हैं। अविका, तुम्हारे काम में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। मैं तुम्हें प्रतिदिन 100 अखबार बेचने का टारगेट दूंगा, जो तुम्हें हर हाल में पूरा करना होगा। इसी आधार पर पगार निश्चित होगी। जी सर, मैं बेचूंगी। अखबार के इस कारखाने की ओर से उसे एक साइकिल और अखबार का बंडल दिया जाता है। अविका रास्ते में जाते हुए कहती है, ए सरस्वती माँ, ये कैसी असमंजसता है। मैंने आज से पहले कभी अखबार पढ़ा भी नहीं था और आज अखबार बेचना है। अविका अखबारों के बंडल को साइकिल की पिछली सीट से बंधे एक रिहायशी इलाके में आकर बुलंद आवाज में कहती है, आज की ताजा खबर, बढ़ती मुद्रास्फीति में घटाव। ऐसे ही मिर्च मसाले वाली रोचक खबरें पढ़ने के लिए खरीदे मात्र 2 रुपए में एक अखबार। किरण नाम की एक महिला झरोखे से देखती हुई उसे रोक कर कहती है, अरे ओ अखबार वाली, 4 अखबार लिया ना। अविका बंडल से 4 अखबार निकालकर उसे थमा देती है। 8 रुपए हुए हैं साहब। अखबार के बिना तो मानो सुबह शुरू ही नहीं होता। अच्छा सुनो, कल से रोजाना 4 अखबार लेकर आना। मालकिन, एक जन की खातिर इतनी दूरी बहुत बढ़ जाएगी।
अगर 2-4 जन अखबार खरीदने में भागीदारी दिखाएं तो मुझ गरीब की नौकरी सुरक्षित रहेगी। अरे 2-4 क्या, कल तुम 50 अखबार इकट्ठे लाना, मैं हूँ ना। इस तरह अविका हर दिन 100 अखबार बेचने का टारगेट समय से पहले पूरा कर लिया करती थी, जिससे महीने भर में ही उसकी पगार दुगनी कर दी गई। और फिर एक सुबह, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमारे अखबार का कारखाना सालों से प्रथम श्रेणी में आ रहा है, मगर कुछ दिनों से अब इसका दबदबा घट रहा है, तो इनमें ऐसा क्या बदलाव भरा जाए? तो कोई अपनी राय देना चाहता है? सर, मैं कुछ कहना चाहूंगी। हमारे अखबार की खबरों में वो बात नहीं है जो जनता चाहती है। जैसे कि इस 8 पन्नों के अखबार में अगर हम शुरुआती के 2 पन्ने देश की बागडोर से शुरू करें और फिल्मी जगत की खबर को भरें और अंतिम पन्ने पर खाने की विधि जैसी खबरें इसमें भर दें तो इसमें चौगुना मुनाफा होगा। वो कैसे अविका? सभी पन्नों में एक ही खबर अखबार की रोचकता को घटाता है और अग्रसर करता है, मगर जब अखबार के 8 पन्नों में खाना, पहनावा, मसालेदार खबरें इत्यादि शामिल होंगे तो सभी तबके के लोग इसे खरीदने और पढ़ने में रोमांच दिखाएंगे। अखबार के प्रति अविका का भारी रुझान देखकर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। वेल डन अविका, आज से तुम पूरी तरह से इस अखबार कारखाने की मैनेजर हो। मुबारक हो बहू, आज तुझे अखबार के कारखाने में बड़ा पद मिला है। माँ जी, मैं उस पद से कहीं ऊपर की सोच रही हूँ, जहाँ मेरी आंखों के सामने मेरी माँ समान सास को नौकर के जैसे कामकाज न करना पड़े। कुछ ही महीने बाद जोड़े गए पैसे से अविका एक न्यूज प्रिंटिंग का दफ्तर खोलती है और इश्तहार के द्वारा एडिटर्स को हायर करती है। मुझे आप सभी से सैकड़ों उम्मीद है। इस दफ्तर में आप सभी का योगदान ही हमको सफल बनाएगा। जहां दोनों सास बहू अपने नए खुले अपने अखबार के कारखाने में दिन भर काम करती, वहीं अविका रात के अंधेरे में अपनी सास को पढ़ाया करती थी। अनुराधा ने अखबार के प्रति इतना पक्का रुझान से सब सीख लिया। शुरुआती दिनों में दोनों सड़कों के बीच अखबारों को बेचा करती थी। आज की ताजा खबर पढ़िए, मात्र 2 रुपए के निम्न शुल्क पर देश से जुड़े तमाम खबरें। देश, सेहत, राशि, खान-पान से जुड़े तमाम खबरें बारीकियों के साथ पेश है 2 रुपए के अखबार में। गुजरते हर दिन के साथ दोनों सास बहू के अखबार का कारखाना सुर्खियों में छाने लगता है। कुछ ही महीने की मेहनत उन्हें बड़ी सफलता को दर्शाती है। दोनों के अखबार की गुणवत्ता और खबरें उन्हें प्रथम श्रेणी का पद दिलाती हैं। अब उनके घर के हाल पहले जैसे नहीं रहे। श्याम भी पूरे तौर पर भरा चंगा हो गया और तेजा ने भी नशे के दलदल से खुद को छुड़ा लिया और इस तरह चारों अखबार के कारखाने में संलग्न होकर काम करते रहे। तो ये थी हमारी अखबार बेचने वाली सास बहू की अनोखी सफलता की कहानी।